आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सब भैया बहनों का हार्दिक स्वागत है। इतिहास में हम पांचवा पाठ लोकतांत्रिक राजनीति का पहला पाठ लोकतंत्र, इसका अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन करते हुए कई चरण चार पाँच चरणों में हमने इसके विभिन्न वीडियो अब तक अपलोड किए हैं, जिनमें हमने लोकतंत्र का अर्थ, लोकतंत्र की विशेषताएं, लोकतंत्र के प्रकार सबका अध्ययन किया है। आज इस पाठ का अंतिम चरण, लोकतंत्र का अंतिम चरण, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां या शर्तें। इस प्रकार का परीक्षा में एक प्रश्न आता है कि किसी भी देश में लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए कौन कौन सी अनुकूल दशाएं हो सकती है, किन अनुकूल दशाओं की आवश्यकता है तो लोकतंत्र सफल हो सकता है। अर्थात लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए परिस्थितियां, उन परिस्थितियों के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। इस प्रकार का 4 नंबर का एक, ठीक है ना। तो आज हम इसी प्रकार के प्रश्न पर चर्चा करेंगे। किसी भी देश में लोकतंत्र की सफलता के लिए वहां कौन कौन सी परिस्थितियां होना आवश्यक है। लोकतंत्र तो हर जगह लागू कर दिया जाता है, लेकिन वह लोकतंत्र जिन उद्देश्यों को लेकर स्थापित किया जाता है या लोकतंत्र की जो विशेषताएं हैं, वो विशेषताओं का लाभ पूरा मिलता है कब है, जब ये परिस्थितियां हो। इसलिए निम्नलिखित परिस्थितियों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले समाज में शांति व्यवस्था। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है उस देश में, समाज के अंदर शांति व्यवस्था, किसी भी प्रकार का वर्ग संघर्ष, झगड़े, भारी युद्ध की आशंका, दूसरे देशों से लड़ाई की संभावना, इस प्रकार की परिस्थितियां न आए। जब ऐसी परिस्थितियां नहीं होती तो सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है और लोगों तक सत्ता के लाभ पहुंचते हैं और ये लोकतंत्र के उद्देश्य की पूर्ति होती है। इसलिए समाज में शांति व्यवस्था का होना। दूसरा, सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। जिस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है वहां पर लोकतंत्र लागू करना, लोकतंत्र सफल हो सकता है, क्योंकि लोकतंत्र की सफलता के लिए समय पर चुनाव होते हैं, बहुत अधिक खर्च करना पड़ता है। इसलिए जिस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है वहां पर लोकतंत्र सफल हो सकता है। तीसरा है आर्थिक समानता की स्थापना। जिस देश में समाज में रहने वाले प्रत्येक वर्ग में किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, अर्थात पैसे की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, कोई अमीर ना हो, कोई ज्यादा गरीब ना हो, लगभग समानता हो। अमीर और गरीब अधिक होने से वर्ग संघर्ष की स्थिति रहती है, और जहां वर्ग संघर्ष होता है वहां लोकतंत्र सफल नहीं होता। तो आर्थिक समानता का होना भी आवश्यक है लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए। फिर सामाजिक न्याय की स्थापना। ऐसे देशों में ही लोकतंत्र सफल हो सकता है जहां पर समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अवसर प्राप्त होते हैं, सबको न्यायिक व्यवस्था हो। जिस समाज में, जिस देश में जाति, धर्म, लिंग, भाषा आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न हो, ऐसी जगह पर लोकतंत्र सफल हो सकता है, ऐसे राष्ट्र में लोकतंत्र सफल हो सकता है। इसलिए सामाजिक न्याय की स्थापना का होना भी आवश्यक है। शिक्षित व जागरूक जनता, क्योंकि लोकतंत्र में जनता के लिए जनता द्वारा शासन होता है। अगर उस राष्ट्र की, उस क्षेत्र की जहां पर लोकतंत्र लागू किया जा रहा है वहां की जनता शिक्षित है और जागरूक है तो एक अच्छी सरकार का गठन करेगी, और अच्छी सरकार होगा तो लोकतंत्र के जो विशेषताएं, उन विशेषताओं को पूरी तरह से लागू कर पाएगी। इसलिए शिक्षित और जागरूक जनता का होना आवश्यक है। इसके अलावा जनमत का निर्माण। जनमत के निर्माण में समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राजनीतिक दलों की बड़ी भूमिका होती है। तो ये जो समाचार के साधन हैं, जो जनमत निर्माण करने के साधन हैं, चाहे समाचार पत्र हो, चाहे दूरदर्शन हो, चाहे रेडियो हो या आकाशवाणी, कहीं से भी जो आते हैं उन पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। वे सरकार के पक्ष में और सरकार के विपक्ष में सभी प्रकार की बोलने के लिए स्वतंत्र हो। इससे एक स्वस्थ जनमत का निर्माण होता है और जनता को समझ में आता है कि
लोग हमारे लिए या देश के लिए किस प्रकार की सरकार का गठन करना है। इसलिए जनमत निर्माण की व्यवस्था जहां होती है वहां लोकतंत्र सफल हो सकता है। सातवां बिंदु आता है नागरिकों का नैतिक व श्रेष्ठ राष्ट्रीय चरित्र। उस देश में रहने वाले नागरिक जो सरकार को चुनते हैं या जिनके द्वारा सरकार बनाई जाती है, ऐसे नागरिकों का नैतिक चरित्र श्रेष्ठ होना चाहिए। राष्ट्र के प्रति प्रेम का भाव होना चाहिए, जिससे वो ऐसी सरकार का गठन कर सकें जो राष्ट्र हित में कार्य करे। जो चरित्रवान व्यक्ति सरकार में आए, तो जहां नागरिकों का चरित्र श्रेष्ठ है और राष्ट्र के प्रति भाव है, वहां पर लोकतंत्र अधिक सफल हो सकता है। इसके अलावा सत्ता का विकेंद्रीकरण तथा स्थानीय स्वशासन। जिस राष्ट्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण यानी शासन ऊपर से नीचे तक बटा हुआ हो, विभाजित हो, प्रत्येक वर्ग तक शासन हो, यानी हर वर्ग की शासन में भागीदारी हो, स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था हो, वहां पर लोकतंत्र पूरी तरह से सफल होना संभव है। जहां सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होता, सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है, वहां पर लोकतंत्र सफल होना संभव नहीं है। नवा है नागरिक स्वतंत्रताएं। उस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को अपने विचार प्रकट करने की पूरी स्वतंत्रता, सरकार के खिलाफ, सरकार के पक्ष में, यानी जैसे भी उसके विचार हैं उन विचारों को स्वतंत्र रूप से रखें। जहां नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, वहीं पर लोकतंत्र के अनुकूल लोकतंत्र की जो विशेषताएं, विशेषताओं पर आधारित शासन की स्थापना हो सकती है और वहीं पर लोकतंत्र सफल हो सकता है। 10वां बिंदु आता है लिखित संविधान में लोकतांत्रिक परंपराएं। जिस देश में लिखित संविधान हो और लोकतांत्रिक परंपराएं प्रचलित हो, उसी देश में लोकतंत्र का सफल होना संभव है। अन्यथा लोकतंत्र सफल नहीं होता। जहाँ संविधान नहीं होता, सरकारें मनमर्जी करती हैं, अपने हिसाब से निर्णय लेती हैं, लोकतांत्रिक परंपराओं का उल्लंघन करती हैं, तो वहां पर लोकतांत्रिक शासन की स्थापना या लोकतंत्र की स्थापना संभव नहीं है, या लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। स्थापना तो हो सकती है लेकिन लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। 11वां बिंदु है स्वतंत्र व शक्तिशाली न्यायपालिका। सरकार के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं, उन निर्णयों की को परखने के लिए अगर किसी को कोई परेशानी है उनसे, तो उस पर न्याय देने के लिए एक स्वतंत्र और शक्तिशाली न्यायपालिका होनी चाहिए, जिस पर सरकार का किसी भी प्रकार का अंकुश न हो। ऐसी स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका जहां होती है, उस देश में लोकतंत्र सफल हो सकता है। इसके अलावा योग्य व निष्पक्ष कर्मचारी तंत्र, यानी शासन को सही ढंग से चलाने के लिए योग्य कर्मचारियों का होना, और योग्य कर्मचारी के अलावा निष्पक्ष कर्मचारियों का होना भी आवश्यक है। जिस देश में योग्य और निष्पक्ष सरकारी कर्मचारी होंगे, सब कर्मचारियों का तंत्र होगा, उस देश में लोकतंत्र सफल हो सकता है। लोकतंत्र का शासन पूरी तरह से सफलता को प्राप्त कर सकता है। 13 है स्वस्थ व सुसंगठित दलीय व्यवस्था, यानी लोकतंत्र के लिए दलों का होना आवश्यक है, लेकिन दल भी कैसे हो? स्वस्थ परंपरा वाले, जिनका एक नैतिक चरित्र हो, जिनका एक निश्चित उद्देश्य हो, जिनकी स्थापना एक संगठित तरीके से की गई हो और उस संगठन के अनुसार वो चलते हैं, यानी संगठन की मर्यादाओं का पालन करने वाले इस प्रकार के दल हों जो राष्ट्र में काम करते हों, तब लोकतंत्र सफल हो सकता है। 14वां है योग्य व निष्ठावान नेता, यानी लोकतंत्र की सफलता के लिए योग्य नेताओं की आवश्यकता है और निष्ठावान, जो देश के प्रति श्रद्धा रखते हैं, निष्ठा रखते हैं, ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ता जिस देश में हों और वो शासन में आए ऐसे नेता, तो उस देश में लोकतंत्र के जो नियम है, बिंदु हैं, वो सारे लागू हो सकते हैं और लोकतंत्र सफल हो सकता है। 15 है सार्वजनिक हित की राष्ट्रीय योजनाएं। जो भी राष्ट्रीय योजनाएं बने वो सार्वजनिक हित की हों, यानी किसी व्यक्ति विशेष, किसी वर्ग विशेष से संबंधित योजनाओं का निर्माण न होकर सार्वजनिक हित की योजनाओं का जहाँ निर्माण होता है, योजनाएं बनती है, उस राष्ट्र में लोकतंत्र सफल है, वहां लोकतंत्र को सफल माना जाता है। और 16वां है आधारभूत मामलों में राष्ट्र की सहमति। कुछ आधारभूत मामले हैं, सीमा संबंधी विवाद हो सकते हैं, कुछ आधारभूत ढांचे में परिवर्तन संबंधित हो सकते हैं। ऐसे मामलों में सरकार संपूर्ण राष्ट्र की सहमति ले,
और फिर उन मामलों पर अपना निर्णय करे। जहां पर इस प्रकार की बात होती है, जहां ये बातें होती है, वहां पर ऐसी परिस्थितियां जहां मौजूद होती है, उस देश में लोकतंत्र पूरी तरह से सफल हो सकता है। अर्थात लोकतंत्र की स्थापना के जो उद्देश्य हैं, जिन उद्देश्यों के लिए लोकतंत्र की परिभाषा दी गई है, जिन बातों को लोकतंत्र की परिभाषाओं में दिया गया है, वो सब बातें और अगर इन सब का पालन किया जाए तो लोकतंत्र सफलतापूर्वक शामिल हो सकता है। तो इस प्रकार हमने आज लोकतंत्र की सफलता की परिस्थितियों के बारे में अध्ययन किया। ये आज हमारा पाठ समाप्त होता है। इस पाठ में से 4 नंबर का एक प्रश्न आता है। उस 4 नंबर के प्रश्न से संबंधित मैंने एक प्रश्न आपको ये बताया, दूसरे प्रश्न के बारे में कहा लोकतंत्र की परिभाषा और लोकतंत्र की विशेषताएं। तीसरा प्रश्न बनता है लोकतंत्र के का समालोचनात्मक विवेचन कीजिए, अर्थात गुण दोषों की विवेचना कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न बनता है। ऐसे प्रश्न और एक प्रश्न बनता है लोकतंत्र के प्रकार, कौन कौन से कितने प्रकार का लोकतंत्र होता है। ये सारे प्रश्न आपकी पुस्तक में पीछे को हैं। उन सारे प्रश्नों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य करेंगे और करेंगे तो निश्चित रूप से एक बार इसमें बोर्ड परीक्षाओं में आपके 4 अंक प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद।